नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारत ने न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को 29 अगस्त को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह देश के न्यूक्लियर टायर्ड को और मजबूत कर लेगी और इससे भारत का न्यूक्लियर डेटरेंस बढ़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिघात से चीन की टेंशन बढ़ गई है। बताया यह भी जा रहा है कि चीन की सरकारी मीडिया ने कहा है कि परमाणु ताकत का इस्तेमाल शांति और स्थिरता के लिए करना चाहिए, न कि ताकत दिखाने और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के लिए। आईएनएस अरिघात के सेना में शामिल होने से भारत की समुद्र से न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है। 6000 टन वजनी आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। साथ ही आईएनएस अरिहंत से भी ज्यादा ताकतवर है। अरिघात से ज्यादा रेंज यानी कि 3500 किलोमीटर वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर विस्फोट वाली भी होती है। आईएनएस अरिघात पारंपरिक डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों की तुलना में कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। इन्हें बाकी सबमरीन की तरह ईंधन भरवाने के लिए पानी के बाहर नहीं आना होगा। महीनों के सफर के दौरान ये सबमरीन रडार से भी बच सकती है। आपको बता दें, मतलब किसी समय ये कहाँ छुपी होगी ये पता नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में अगर भारत जमीन और हवा से न्यूक्लियर अटैक कर पाने की स्थिति में ना भी हो तो भी वह परमाणु हमला करने वाले देश पर इन सबमरीन से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। भारत पर न्यूक्लियर हमले की सोच रखने वाले देश के लिए यह डर काफी है। बता दें कि इसे की न्यूक्लियर डिफेंस की क्षमता कहा जाता है। इसी डर के चलते ही चीनी मीडिया ये कह रही है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं होना चाहिए। भारत अब पूरी तरह न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता वाला देश बन चुका है। भारत के अलावा न्यूक्लियर ट्रायड वाले बाकी देश अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस है। तो बता दें आपको, दरअसल मुद्दा में आज हम बात करेंगे कि भारत की अब शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ गई कि न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को 29 अगस्त को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। इसके बाद भारत की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस पनडुब्बी की खासियत जो है वो काफी ज्यादा है। न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये देश के न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत करेगी और इससे भारत और न्यूक्लियर डेटरेंस बढ़ेगा। न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिघात से चीन की टेंशन बढ़ गई है। चीन ने सरकारी मीडिया से कहा है कि परमाणु ताकत का इस्तेमाल शांति और स्थिरता के लिए करना चाहिए, न कि ताकत दिखाने और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के लिए। आईएनएस अरिघात के सेना में शामिल होने से भारत जो है उसकी क्षमता, भारत की समुद्र से न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता और ज्यादा बढ़ गई। 6000 टन वजनी आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। साथ ही आईएनएस अरिहंत से भी ज्यादा ताकतवर है। अरिघात से ज्यादा रेंज यानी 3500 किलोमीटर वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर विस्फोट वाली भी होती है।
तो चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस कदम का जिक्र हम करेंगे और साथ ही साथ इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए, सामरिक मामलों की जानकार है। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके साथ ही करेंगे क्योंकि चीन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। लगातार हम चीन की बात करते हुए आते हैं, लेकिन इस वक्त जब भारत ने बड़ा कदम उठाया है, भारत ने न्यूक्लियर पनडुब्बी INS अरिहंत को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया, इसे किस तरह से देखते हैं और इससे भारत समुद्री क्षेत्र में कितना मजबूत होगा? जी देखिए, ये एक भारत के नौसेना के लिए निसंदेह एक बड़ी उपलब्धि है। ये दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। पहले ही आप जानते हैं कि INS अरिहंत 2009 में ही भारत की नौसेना में शामिल हुई थी और अब अरिहंत भी इसमें शामिल हो गई है। और इससे भारत की जो मैरीटाइम जो शक्ति है, जो मैरीटाइम डिफेंस पोस्चर है, वो निसंदेह सशक्त और मजबूत होगा। और लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि जहाँ तक पनडुब्बियों के एक्विजिशन का या भारत में उसके द्वारा उसको स्वयं से निर्मित करने की जो प्रक्रिया है, वो लगातार तेज गति से आगे बढ़ानी होगी। और जाहिर है कि भारत को अधिक से अधिक पनडुब्बियों की आवश्यकता है। उसी तरीके से भारत की अगर वायुसेना की बात करें तो हमारे पास जो स्क्वाड्रन्स हैं उनकी संख्या को भी लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत को कम से कम 44 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए और वर्तमान समय में उस दिशा में भी भारत तेज गति से आगे कदम बढ़ा रहा है। लेकिन जहाँ तक भारत की नौसेना की शक्ति की बात है तो वो इस INS अरिहंत के उसमें शामिल हो जाने से, कमीशन हो जाने से वो निसंदेह बढ़ी है। और ये चाइना के और पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं, जो विस्तारवादी मंसूबे हैं, उन पर लगाम लगाने में एक बड़े डिफेंस पोस्चर का कार्य करेगा और इससे चाइना और पाकिस्तान निसंदेह दबाव में रहेंगे। जाहिर है कि भारत के पास एक ट्राइड का जो सिस्टम है वो वेल प्लेस्ड है और उसको वो ये मजबूत करेगी। भारत चाहे वो जल से हो, नभ से हो, थल से हो, सभी के माध्यम से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपने एडवर्सरीज पर यदि ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो वो उसे डिलीवर कर सकता है। ट्राइड का जो सिस्टम है वो भारत के पास वेल प्लेस्ड है और वो लगातार सशक्त और मजबूत हो रहा है। INS अरिहंत के आ जाने से जाहिर है कि भारत का जो ओवरऑल डिफेंस पोस्चर है वो मजबूत होगा। भारत की नौसेना की शक्ति विशेष रूप से इन पर्टिकुलर बढ़ेगी। भारत के बारे में जो नौसेना की बारे में मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपने विस्तारवादी साजिशों को रच रहा है, पूरे साउथ चाइना सी पर वो एकाधिकार का दावा करता है। 90% का उसका पूरा क्षेत्र एक काल्पनिक 9-9 के माध्यम से वो उसको अपनी टेरिटरी बताता है। इंडियन ओशन रीजन में भी जिस तरीके से चाइना अपनी पनडुब्बियां बेचते हुए अनेक तरीके की रिसर्च वेसल वगैरह जो कि स्पाई वेसल्स होती हैं उसके माध्यम से भारत के बारे में अनेक सूचनाएं, जासूसी इत्यादि करने का जो कार्य करता है। चाइना भारत को भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से भी घेरने की कोशिश करता है और उसमें चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव्स हो, पाकिस्तान तो उसकी जद में आ ही चुका है। तो ऐसे में जिस तरीके की चाइना की साजिशें हैं और चाइना की जो अति महत्वाकांक्षाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो इंडो पैसिफिक रीजन का रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको बना के रखना भारत की भी एक जिम्मेदारी है। भारत इसके लिए अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देगा और ऐसी कोई अगर स्थिति आती है तो जाहिर है कि भारत की ये जो डिफेंस पोस्चर है वो चाइना के विरुद्ध बड़ी से बड़ी कार्रवाइयों करने में, और जाहिर है कि एक परसेप्शन को चाइना के समक्ष भारत रखता है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। यदि चाइना इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की साजिशें रचेगा, इंडियन ओशन रीजन में भारत के विरुद्ध वो साजिशें रचेगा, तो भारत उसका जवाब देने में समर्थ और सक्षम है। और जाहिर है कि चाइना को शक्ति के साथ ही डील किया जा सकता है। उस लिहाज से भी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को चाइना के विरुद्ध डेवलप करने की प्रक्रिया में भी ये जो वेपन का जो एक्विजिशन है, डिफेंस प्लेटफॉर्म का जो एक्विजिशन INS अरिहंत का, ये बड़ा सहायक साबित होगा। लेकिन भारत को समुद्र में अपनी शक्ति बढ़ाना कितना जरूरी था इस वक्त जब हालात और स्थितियां ऐसे हैं? चीन लगातार आंख दिखा रहा है
और इससे पहले भी कई खबरें ऐसी आई जहां पर ये बताया गया कि चीन ने किस तरह से समुद्री ताकत को अपना बढ़ाया और एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। ऐसे में ये आईएनएस अरिघात किस तरह से काम करेगा और इस वक्त कितना जरूरी था समुद्री ताकत को बढ़ाना भारत का? जी, ये बेहद आवश्यक है, जरूरी है, अनिवार्य है। भारत के लिए ये बेहद आवश्यक है कि भारत अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पॉस्चर को लगातार सशक्त मजबूत बनाए। चाइना के संदर्भ में एक बात आज का ये जो नया भारत है बहुत अच्छी तरह से समझता है कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि शक्ति की भाषा ही समझता है। शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। यदि चाइना के साथ हमारे अपने संबंधों को बेहतर तरीके से आने वाले समय में मैनेज करना है, और एक जाहिर है कि चाइना पड़ोसी है और पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, लेकिन पड़ोसियों के द्वारा जो साजिशें हैं उस पर लगाम जरूर लगाई जा सकती है। और ये जो चाइना जैसा पड़ोसी, पाकिस्तान जैसे जो पड़ोसी हैं, भारत का जो एक टफ नेबरहुड है, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए ऐसी साजिशों से भारत को अपने आप को अपनी रक्षा करने के लिए भारत के लिए बेहद आवश्यक है कि भारत अपनी ताकत को बढ़ाए। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो पनडुब्बियां हों, चाहे वो चाहे वो फाइटर जेट्स हों, या इवन एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारत के पास अभी 2 हैं, तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में भी अब कार्य चल रहा है। और जैसे कि भारत लगातार अपने मैरीटाइम डोमेन को, अपने जो एयर फोर्स के पॉस्चर को, और जाहिर है कि भारत की हमारी जो थल सेना का जो पॉस्चर है वो लगातार सशक्त और मजबूत हुआ है। राफेल जैसे फाइटर जेट्स हमारे पास हैं, और जाहिर है कि अभी हम जो हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए भी जो फाइटर जेट्स हैं उसको हम एक्वायर करने जा रहे हैं। तो ये भारत लगातार अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पॉस्चर को सशक्त और मजबूत बना रहा है। भारत जो बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी भारत गहरा कर रहा है। अभी आप देखिए तो ये जो मालाबार सीरीज की एक्सरसाइज होती है, जो कि पहले भारत और अमेरिका के बीच में ही इनिशियली होना शुरू हुई थी, अब इसका स्वरूप भी क्वाड्रिलेटरल हो गया है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चारों राष्ट्र अब पार्टिसिपेट करने लगे हैं। और ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होती हैं, ये ज्वाइंट जो कोलैबोरेशन होता है इस एक्सरसाइजेज के माध्यम से, उससे भी चाइना जैसा जो एडवर्सरी है वो दबाव में आता है। और जाहिर है कि उनको ऐसा चाइना के लिए एक सीधा मैसेज जाता है कि यदि चाइना ने इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की, और जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों की टेरिटरीज पर अगर वो दृष्टि रखते हुए कुछ हिमाकत की, तो ये लोकतांत्रिक राष्ट्र चाइना के विरुद्ध बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो लगातार अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में भारत जैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्वायर कर रहा है, अपने स्वयं से निर्मित कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन कर रहा है, उससे चाइना निसंदेह दबाव में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना ताकत की भाषा समझता है, जैसे कि मैंने कहा, और इसी ताकत को भारत लगातार विकसित कर रहा है। और इस दिशा में जो आईएनएस अरिघात है उसका एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से भारत लगातार अपने डिफेंस पॉस्चर को मजबूत बना रहा है। एक बात मैं और कहूंगा कि भारत डिफेंस के सेक्टर में जो सेल्फ रिलायंस है, जो आत्मनिर्भरता, इंडिजिनस तरीके से भारत अपने वेपन्स को डेवलप करने की दिशा में भी तेज गति से आगे कदम बढ़ा रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ भी भारत कार्य कर रहा है। और इसी वजह से आप देखिए तो भारत का चाहे डीआरडीओ हो, चाहे वो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, हमारे जो शिप यार्ड्स हैं, जो हमारे डिजाइन ब्यूरोस हैं, वो सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और सभी लगातार भारत को अधिक से अधिक स्वदेशी तरीके से भारत अपने वेपन्स को कैसे डेवलप कर ले, अपने प्लेटफॉर्म्स को कैसे डेवलप कर ले, इस दिशा में लगातार अनुसंधान और विकास कार्य कर रहा है और आगे करते रहना भी चाहिए। ठीक है, और बहुत स्वागत है आपका विनोद जी। विनोद जी, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का हम जिक्र आज कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिघात का जिक्र कर रहे हैं, और ऐसे में जाहिर तौर पर इससे चीन की टेंशन बढ़ गई है, लेकिन समझना चाहेंगे कि इसकी खासियत क्या है, क्या खासियत है इसकी? सर सवाल दोबारा दोहराएंगे क्या? थोड़ी आवाज सर, न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिघात ने चीन की टेंशन को बढ़ा दिया है, समुद्र में हमारी ताकत बढ़ गई है। 29 तारीख को इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि इसकी खासियत क्या है? अगर हम ये कह रहे हैं कि देखिए इससे ताकत बढ़ी है हमारी, तो क्या ताकत बढ़ी है, कैसे बढ़ी है, क्या खासियत है इसकी?
देखिए, इससे पहले भारत के पास केवल एक ही SSBN न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन थी। और अभी जिस तरह से इसको कमीशन किया गया है, ये 6000 टन डिस्प्लेसमेंट की पनडुब्बी है और कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। इसके ऊपर करीब 4 साइलोज लगे हुए हैं जो इसके हम्प के ऊपर लगे हुए हैं। और भारत की जो न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो करीब 3500 किलोमीटर है, तो ये जो हमारी रीच है उसको और बढ़ाता है। क्योंकि इससे पहले जो हमारे पास SSBN न्यूक्लियर सबमरीन थी, उसकी रेंज केवल 750 किलोमीटर थी। तो इससे यकीनन चीन के लिए एक चिंता का सबब बना है। दूसरी और इससे रिलेटेड चीज है कि अभी एक और SSBN भारत अगले साल तक लॉन्च कर देगा, और अगर वो लॉन्च हो जाती है विद इन द टाइम फ्रेम, तो वो चाइना के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। क्योंकि ये वो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स हैं जो अंडर वाटर महीनों तक रह सकते हैं, और जो भी न्यूक्लियर या कन्वेंशनल दोनों जो आर्मामेंट है उसको फायर कर सकते हैं। और अभी आप देखिए, जो आपकी K5 K6 जो सीरीज है वो अगर आ जाती है तो करीब हमारी जो क्षमता है वो करीब 5 और 6000 किलोमीटर की हो जाएगी, जो एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बैट एज देगा हमारी नेवी को। और जो हमारी नेवी, जो ब्लू वाटर नेवी है, उसके लिए बहुत ही मतलब उसकी मारक क्षमता को बढ़ाएगी। जी, ठीक है। लेकिन संजीव जी, मैं आपको रोक कर लेती हूँ कि चीन के सरकारी मीडिया ने कहा है कि परमाणु ताकत का इस्तेमाल शांति और स्थिरता के लिए करना चाहिए, ना कि ताकत दिखाने के लिए। लेकिन सामने से जब ताकत दिखाई जाती है उसे क्या कहेंगे? और दूसरी बात, क्या वाकई इतनी ज्यादा टेंशन चीन की बढ़ गई है इससे, सबमरीन से? देखिए, भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। भारत का जो परमाणु कार्यक्रम को लेकर के जो रिकॉर्ड है इम्पेकेबल है, और भारत के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा कर सकता। भारत ने अपने जो नापी कार्यक्रम को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कंडक्ट किया है, और जाहिर है कि भारत के पास यदि इस तरीके के वेपन सिस्टम्स हैं जो कि ऐसे न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर कर सकते हैं, तो वो भारत अपनी आत्मरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए ही भारत ऐसा कर रहा है। भारत की न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज की भी नीति है, और भारत मिनिमम न्यूक्लियर डिटेरेंस की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको निसंदेह रखेगा, क्योंकि ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और भारत की सामरिक हितों के लिए अनिवार्य है। लेकिन जहां तक अगर चाइना के आप न्यूक्लियर बिहेवियर की बात करें, तो चाइना जाहिर है कि परमाणु प्रसार को कराने की जो गतिविधियों में उसकी जो भूमिका लगातार संदिग्ध रही है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया को इस तरीके के कार्यक्रमों में, न्यूक्लियर वेपन के डेवलपमेंट के प्रोग्राम में गुप्त तरीके से मदद पहुंचाने की बात हो, या पाकिस्तान को इस तरीके का सहयोग देने की बात हो, जिसमें कि पाकिस्तान जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को विकसित कर रहा था। तो चाइना की जो पूरी गतिविधियां हैं लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं, शक के घेरे में रही हैं। चाइना इस तरीके की बात करने का फेस नहीं रखता है मेरे असेसमेंट के मुताबिक कि भारत को कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। भारत के ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता और भारत के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा कर सकता। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो इम्पेकेबल है, ये किसी भी तरीके से इसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। और भारत एक जिम्मेदार शक्ति है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करने वाला राष्ट्र है। लेकिन साथ ही साथ भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को भी समझता है, और परमाणु जो वेपन एटॉमिक वेपन जो है, जाहिर है कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और भारत इसकी महाविनाशक क्षमता से पूरी तरह से वाकिफ है, और इसी वजह से इसके संदर्भ में अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है और हर तरीके का एक जिम्मेदारी भरा व्यवहार भारत करता है। लेकिन चाइना इस तरीके के व्यवहार को नहीं करता, और चाइना के ऊपर अनेक तरीके के प्रश्न पहले ही लगे हुए हैं। तो लेकिन अगर आप चाइना के इस तरीके के बयानों को देखें तो इससे स्पष्ट है, जैसा कि आपने स्वयं कहा, चाइना इससे भारी दबाव में है, और इसी दबाव की वजह से भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसकी वजह से वो दबाव में आकर के इस तरीके के बयान देता है। अपने एक प्रोपेगेंडा जो उसका जो मीडिया है, चाहे ग्लोबल टाइम्स हो चाहे अन्य CCTV इत्यादि हो, सबके माध्यम से वो इसी तरीके के स्टेटमेंट देता है। तो ये जो पूरे जो चाइना का जो अभी आप वर्तमान समय में भारत के संदर्भ में जो अप्रोच देखिए,
तो भारत के समक्ष चाइना काफी दबाव में दिखाई देता है। गलवान में हो चाहे डोकलाम में हो, चाहे वो भारत अपने वेपन्स के डेवलपमेंट को करके उसको डिप्लॉय करके और जो बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन क्वाड और अन्य इनिशिएटिव्स के माध्यम से आगे बढ़ के भारत लगातार चाइना के विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को सशक्त और मजबूत बना रहा है। और ये भारत, जैसा कि मैंने कहा, मैं एक बार फिर से इसको रीआइटरेट करूंगा, रिपीट करूंगा कि चाइना के साथ किसी भी तरीके के संबंधों का मैनेजमेंट तभी किया जा सकता है, कोई नेगोशिएशन बातचीत सफलतापूर्वक तभी की जा सकती है जब उसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ किया जाए। ये जो बात है ये आज का नया भारत समझता है और इसी वजह से आप देखिए तो भारत लगातार अपने शक्ति को बढ़ा रहा है, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है और इसमें सभी चीजें आती हैं, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट भी, बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी। और इन्हीं कारणों की वजह से चाइना दबाव में आकर के ऐसे बयान दे रहा है। लेकिन चाइना साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि उसके थिंक टैंक्स हो, संघाई कोऑपरेशन फॉर इंटरनेशनल जो अफेयर्स का उनका एक जो बड़ा थिंक टैंक है, उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चाइना जाहिर है कि जब उसे ताकत के साथ डील किया जाता है तो वो सम्मान भी करता है और वो अपना सिर भी झुकाता है, ये भी हमने देखा है। ठीक है सर। विनोद जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम वाइंड अप की तरफ है, सवाल इस बात को लेकर कि क्या वाकई अभी और ज्यादा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या यूं कहें कि अपनी सैन्य शक्ति को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत आप समझते हैं समुद्री क्षेत्र में? अरे यकीनन, क्योंकि आप देखिए चीन के पास 352 या 53 वेसल्स है और भारत के पास करीब 145 147 वेसल्स है। तो भारत को अभी चाइना के साथ मेजर अप होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि चाइनीज नेवी ने, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि यूएस की सबसे बड़ी नेवी होती थी, उसको पिछली साल पीछे छोड़ा है। यूएस के पास करीब 350 वेसल्स है। तो भारत को तो अभी एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन हाँ, ये जिस डायरेक्शन से, जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ट्रेजेक्ट्री दी गई है इन प्रोजेक्ट्स को सरकार की तरफ से, वो सराहनीय है। और ये प्रोजेक्ट बड़े टाइमली और टाइम बाउंड तरीके से अपने आप को डिलीवर कर रहे हैं। तो भारत को चाहिए कि हाँ, उसको थोड़ा सा भी अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको काफी बढ़ाना होगा, ये पर्याप्त नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि भारत को अभी काफी डिस्टेंस तय करना है, खासकर नेवी में। हालांकि एयरफोर्स में भारत चीन से काफी आगे है और भारतीय सेना जो है उसका म्यार भी बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, क्योंकि चीन ने कोई युद्ध तो जीता नहीं है और उसकी जो सेना है वो अधिकतर कॉन्स्क्रिप्शन है। हालांकि वो एक परमानेंट रिक्रूटमेंट की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। जी जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे भारत ने न्यूक्लियर पनडुब्बी INS अरिघात को 29 अगस्त को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया, जिससे कि चीन की टेंशन यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और चीन की मीडिया में जो चीजें निकल के सामने आई है वो इसकी तस्दीक भी कर रही है कि आखिर किस तरह से चीन की टेंशन बढ़ रही है। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।